Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. The first news is from the yesterday's newspaper since it was missed out, इसीलिए आज हम इसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जहाँ बुल्गेरियन राइटर ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। बुल्गेरियन राइटर, आप इनका नाम याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। इन्होंने ट्रांसलेटर इनके जो हैं एंजेला रोडेल, इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। किस चीज़ के लिए? फॉर टाइम शेल्टर। डार्कली कॉमिक नोवेल है, याद रखेंगे, जो किसके बारे में बता रही है? अबाउट द डेंजरस अपील ऑफ नॉस्टैल्जिया। किसको मिला है? अगेन आई एम रिपीटिंग, ये प्राइज़ मिला है किसको? जॉर्जी को। किसके साथ मिला है? जो इनके ट्रांसलेटर हैं एंजेला के साथ मिला है। किस बुक के लिए मिला है? टाइम शेल्टर के लिए, जो कि एक कॉमिक नोवेल है। पहली चीज़ आप याद रखेंगे। साथ ही एक चीज़ याद रखिएगा, पहली इंडियन कौन से हैं जिनको बुकर प्राइज़ यहाँ पर मिला था? तो यू शुड रिमेंबर द एक्सट्रीमली फेमस अरुंधति रॉय। ठीक है, इनको 1997 में बुकर प्राइज़ मिला था, जो इनकी बुक थी एक्सट्रीमली वेरी फेमस गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को हर साल दिया जाता है किसी भी एक किताब के लिए विच वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और जिसे पब्लिश किया गया था यूके और आयरलैंड में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में एज द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। ये जो प्राइज़ है ये एम करता है और इनकरेज करता है मोर रीडिंग ऑफ द क्वालिटी फिक्शन फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैज़ ऑलरेडी हैड एन इम्पैक्ट ऑन दोज स्टैटिस्टिक्स इन द यूके। वहीं अगर हम बात करें तो जो वाइटल वर्क है ट्रांसलेटर का, वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे लगभग उन्हें एक प्राइज़ मनी यहाँ पर दी जाती है, जो कि ऑथर और ट्रांसलेटर को भी इक्वली डिवाइड की जाती है, सो दैट जो ट्रांसलेटर है उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। वहीं जितने भी शॉर्ट लिस्टेड ऑथर होते हैं और ट्रांसलेटर होते हैं उनको भी एक अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है, और जितने भी नॉवेल्स और कलेक्शन होती हैं, शॉर्ट टॉपिक्स, स्टोरीज, सब इसके लिए, इस अवार्ड के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अब देखिए, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि भाई ये बुकर नाम कहाँ से आया। देखिए, ये बुकर जो प्राइज़ है ये कंपनी के नाम पर पड़ा, जिनका नाम है बुकर। लेट मी राइट द नेम हियर, मैककॉनल। इन्होंने क्या करना शुरू किया, ये बुकर मैककॉनल ये स्पॉन्सर करने लगी इवेंट को 1969 के बाद, और इसी की वजह से आप देखेंगे ये जो अवार्ड है ये आपको कैसे देखने मिलेंगे, बुकर प्राइज़ का नाम यहाँ पर पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है ऑल इन वन पॉलिसी प्लान, जो कि IRDAI इसको प्रमोट करने वाला है इंश्योरेंस के लिए। देखिए, अभी की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे डाइवर्सिफाइड प्लान्स हमें देखने मिल जाते हैं, कहीं पर हेल्थ, कहीं पर लाइफ, कहीं पर प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, ये सारे सब कुछ हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब व्हाट IRDAI इज़ प्लानिंग, विच इज़ द इंडियाज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, व्हाट दे आर प्रमोटिंग कि एक अफोर्डेबल सिंगल पॉलिसी कवर हमें यहाँ पर लाने की आवश्यकता है, जिसमें आप देखेंगे आपको हेल्थ भी मिल सकता है, आपको उसमें प्रॉपर्टी भी मिल सकता है, एक्सीडेंट क्लेम्स भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, जो अलग अलग प्राइवेट कंपनीज़ हैं, दे शुड कम अप विद द आइडिया। फॉर एग्जांपल, एक बंडल बनाया जा सकता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट का, जहां पर आपको बीमा भी मिलेगा, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, आपको हेल्थ, एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी कवर एक सिंगल पॉलिसी के थ्रू मिल सकता है। या बीमा संगम यहाँ पर बनाया जा सकता है, एक ऐसा वन स्टॉप शॉप यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, जहाँ पर कस्टमर या जो इंश्योरर्स होते हैं वो आकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिल सके। डिजिटल डेथ रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड करने की बात की जा रही है, सो दैट जो क्लेम्स हैं, जो क्लेम्स हैं इनमें जिनमें समय लग जाता है इनको इनके करेक्शन में, वो यहाँ पर बहुत आसानी से हो सके। वहीं यहाँ पर बात की जा रही है वुमेन्स को यहाँ पर
विमेन लेड जो कैंपेन्स हैं इंश्योरेंस के लिए, उनको थोड़ा सा यहाँ पर ग्राम सभाओं तक पहुँचाने की बात की जा रही है। वहीं प्रिमिटिव इंश्योरेंस को भी यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ को बढ़ाना देने की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर योगा क्लास को बंडल किया जाएगा विद द हेल्थ स्कीम के साथ, लाइक इफ़ यू विल ज्वाइन द योगा क्लासेस यू विल गेट द 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस फ्री एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करें IRDA के बारे में, तो ये एक ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था विद द एक्ट ऑफ 1999। एक अपेक्स बॉडी है जो कि सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में। जो इसके पावर ऑफ फंक्शन है वो आपको देखने मिलेंगे IRDAI एक्ट 1999 और इंश्योरेंस एक्ट 1938 से ये अपने पावर लेती है। जब हम इंश्योरेंस एक्ट 1938 के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्राइमरी लॉ है इंडिया में जो कि कंट्रोल करता है इंश्योरेंस अथॉरिटी को, और साथ ही ये IRDAI को एक अथॉरिटी देता है, एक रेगुलेटरी बॉडी की मान्यता भी प्रदान करता है। इसी के अलावा आप देखेंगे मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 आर सम ऑफ द अदर एक्ट्स जो कि कंट्रोल करते हैं सर्टेन इंश्योरेंस बिजनेसेस एंड देयर फंक्शन। सो IRDAI आप याद रखेंगे 1938 के इंश्योरेंस एक्ट से अपनी पावर लेता है। अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को रेगुलेट करेंगे, प्रमोट करेंगे और इंश्योर करेंगे एक इंश्योरेंस, हेल्दी इंश्योरेंस सेक्टर का। अब आप सोचिए जब आपके साथ मान के चलिए आपको किसी ने आगे पॉलिसी बेच दी और अब वो आपको क्लेम देने से मना कर रहे हैं, तो आप किसको अप्रोच करेंगे, तो उसी के लिए IRDAI यहाँ पर बैठा हुआ है। नोडल मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें देखने मिलेगी, हेड ऑफिस आपको हैदराबाद में देखने के लिए मिल जाएगा। कंपोजिशन की बात करें तो IRDA एक 10 मेंबर की बॉडी है जिसमें आपको एक चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर्स और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स दिखाई देंगे। कौन इन्हें अपॉइंट करता है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। फंक्शंस क्या है, सबसे पहली बात क्या करेंगे, पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को ये सेव करेंगे, ये फेयर रेगुलेशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बढ़ाने की बात करेंगे, फाइनेंशियल साउंडनेस की यहाँ पर बात करेंगे, ये फ्रेम करेंगे रेगुलेशन को, ठीक है, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं देखने मिले। ये रजिस्टर करेंगे और रेगुलेट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, प्रोटेक्ट करेंगे पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को, लाइसेंस देंगे, इस्टेब्लिश करेंगे नॉर्म्स क्या होने चाहिए, और एक तरीके से इंटरमीडिएटरीज के रूप में भी ये काम करते हुए नज़र आएंगे। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको प्रमोट करेंगे, रेगुलेट करेंगे और ओवरसी करेंगे प्रीमियम रेट्स को, टर्म्स एंड कंडीशन को, या जितनी भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कवर्स हैं उन्हें स्पेसिफाई करेंगे, किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्म्स को रेगुलेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को जो पॉलिसी होल्डर्स के द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इंश्योर करेंगे कि एक तरीके से मेंटेन किया जा सके सॉल्वेंसी मार्जिन। ओके, सो ये सारे जो फंक्शन है आपको किसके देखने मिलेंगे, आपको IRDAI के लिए। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहाँ पे बात की जा रही है चाइना के बारे में, जो अपने मॉडल विलेज कंस्ट्रक्शन के लिए बार बार न्यूज़ में रहता है। LAC के पास हमने देखा है कि कई बार क्या करता है चाइना, अपने मॉडल विलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। बिल्कुल सेम सिचुएशन अभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए व्हाट चाइना इज़ डूइंग, ये कंटिन्यू कर रहा है। इसके पहले भी जनवरी में इसने अरुणाचल प्रदेश से लगभग सिर्फ 5 किलोमीटर दूर बमला पास के पास इसने 5 गाँव यहाँ पर ये अपने मॉडल विलेज बना रहा था। अब देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जब हम बात करेंगे तो उसके मिडल और ईस्टर्न सेक्टर्स के पास जो ऑफिशियल सोर्सेज है उनका बोलना है कि न्यू पोस्ट यहाँ पर बन रही है 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर। मिडिल सेक्टर में पेट्रोल करते हुए पाया आर्मी ने कि यहाँ पर कुछ गांव यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, और जब चाइना से इनके बारे में बात की जाती है तो ये वो अपने मॉडल विलेजेस बोल दिया जाता है। अब देखिए जब चाइना कंटिन्यू कर रहा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू करने में, इंडिया को भी आवश्यक है कि वो यहाँ पर क्या करे, इस तरीके के रोड इनिशिएटिव्स को लेकर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, और जितने जो मिडिल सेक्टर हैं जहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, अपने मॉडल विलेज तैयार कर रहा है, वहाँ इंडिया यहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ आपको देखने मिलेंगे, जब हम इस सेक्टर्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे
वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख का क्षेत्र है, मिडिल सेक्टर जिसे हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र बोलेंगे, और ईस्टर्न सेक्टर जो हमारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का सेक्टर हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये तो रही पहली बात। अब लास्ट ईयर से लेके आज तक अगर हम देखें तो जो सैटेलाइट इमेजेस इंडिया के पास आई हैं उसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि जो रिवर सारी चूब है, आप इसकी लोकेशन मैप पे देखेंगे, जो कि अपर सुबर्णश्री डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के पास आपको देखने मिलेगी, वो इसके कुछ किलोमीटर्स के आसपास बचे हुए हैं। इसी के पहले भी अगर हम देखें कि बहुत सारे परमानेंट कंस्ट्रक्शन या मिलिट्री बैरिक्स को भी चाइना यहाँ पर बना चुके हैं। अब ये जो एरिया है दे हैज़ बीन अंडर चाइनीज़ कंट्रोल सिंस 1959, सो इट एटलीस्ट 2 किलोमीटर साउथ इंडियन टेरिटरी ऑफ मैकमोहन लाइन। चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज, 1962 के बाद चाइना बोल देता है कि नहीं, हम इस तरीके की किसी इंडियन राइट को यहाँ पर नहीं मानते, और इट एक्चुअली व्हाट दे डू, ये यहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। देखिए, इसी के साथ यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको समझना होगी। इंडिया 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, जो कि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पार्ट को कवर करेगा। अगर हम इस बॉर्डर की बात करें तो LAC पूरी तरीके से ऑफिशियली डिमार्केट नहीं करती है। ये डिमार्केशन लाइन है जो यूजुअली आप देखेंगे इंडियन कंट्रोल की जो टेरिटरीज़ हैं और जो चाइनीज़ कंट्रोल की टेरिटरी हैं उन्हें यहाँ पर डिमार्केट करने का काम करती है। LAC की आज की डेट में अगर हम बात करें तो इट इज़ द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज़, जहाँ पर आप देखेंगे बार बार इसके डिमार्केशन को लेकर सवाल उठते हैं। LAC की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम कुछ क्षेत्रों में बांट देते हैं। कितने क्षेत्रों में बांट दिए हमने? 3। वेस्टर्न, जहाँ पे लद्दाख और कश्मीर का क्षेत्र आपको दिखाई देगा। मिडिल एरिया, जहाँ पर आपको हिमाचल और उत्तराखंड का क्षेत्र दिखाई देगा। इन द ईस्टर्न, जो सिक्किम और अरुणाचल का प्रदेश आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब अगर हम LAC की बात करें, और LAC और LOC देखो दो अलग चीज़ें हैं, तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। जब आप LAC की एक और चीज़ बात करते हैं तो आपको चाइना का ऑक्यूपेशन समझना ज़रूरी है कि चाइना ने किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें ऑक्यूपाई की हुई हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर बना लेते हैं इंडिया का एक क्षेत्र, ठीक है। जस्ट बेयर विद मी माय डायग्राम, ओके। सो दिस इज़ द रीजन ऑफ अक्साई चिन, ठीक है। आई एम राइटिंग द AC हेयर, जो कि कंट्रोल किया जा रहा है 1962 की वॉर के बाद चाइना के द्वारा, लेकिन इंडिया इसको क्लेम करता है कि ये इंडिया का है। ऑब्वियसली इंडिया का क्लेम करना बनता है बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया। यहीं पर आपको देखने मिलेगा गालवान वैली, जो कि बिल्कुल सिचुएटेड है किस पर? LAC। और यही जो लाइन आपको मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, इसी को हम बोल देते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यही वो क्षेत्र है जहाँ पर आपको पांगसो लेक दिखाई दे जाएगी। अलॉन्ग विद दैट ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आपको तिब्बत का एरिया नज़र आएगा। यहाँ आपको लद्दाख देखने मिलेगा, यहाँ आपको लेह देखने मिलेगा, यहाँ आपको वो लाइन देखने मिलेगी जिसको हम बोलते हैं LOC, विच इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसी के ऊपर है गिलगिट बल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है और इंडिया का क्लेम है कि ये इंडिया का है, अगेन विच इज़ द इंडियाज़ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिल जाएगा? गिलगिट बल्टिस्तान। नाउ देयर इज़ एरिया, ये बना हुआ है आपका साक्षगम वैली। साक्षगम वैली का क्या? इस एरिया को सीड किया था पाकिस्तान ने फॉर चाइना के लिए। चाइना इसका कंट्रोल करता है और इंडिया के लिए यहाँ पर विवाद है। अब इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक कंडीशन है वो क्या है? इन दोनों के बीच में यहाँ इंडिया बैठा है सियाचिन पर, और यही वो जगह है जहाँ से इंडिया कहीं ना कहीं अपने लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है LAC के लिए, LOC के लिए, एक तरफ अक्साई चिन से और एक तरफ आप देखेंगे साक्षगम वैली से। तो दिस इज़ दी स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो जो बात कर रहा है रिसेंट आय ऑर्डिनेंस के बारे में। देखिए 19 मई 2023 को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने ऑर्डिनेंस का जो पावर है उसका यहाँ पर यूज़ किया आर्टिकल 123 के तहत। और इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट जब यहाँ पर रिसेस पे था टू प्रोमोगेट द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ऑर्डिनेंस है इट्स निगेट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया which was delivered on May 11 that brought services under the government of National Capital Territory of Delhi. अब देखिए, इस आर्टिकल की डिटेल में जाने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर ऑर्डिनेंस होता क्या है। देखिए, जब हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एक तरीके के लॉ होते हैं, बट नॉट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। रादर इनको प्रोमिगुलेट करता है कौन? दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों या दोनों में से कोई भी हाउस यहाँ पर सेशन में नहीं होता है। यूनियन कैबिनेट के कैबिनेट्स रिकमेंडेशन इज़ अ मस्ट फॉर ऑर्डिनेंस टू बी प्रोम्यूगुलेट। सो ऑर्डिनेंस क्या है, मैंने आपको बताया, एक किसी भी तरीके का लॉ होता है जिसे कौन लाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाएंगे। कब? जब इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, या फिर कोई भी एक जो हाउस है राज्यसभा या लोकसभा का, वो यहाँ पर सेशन में नहीं रहेगा। ये जो ऑर्डिनेंस यहाँ पर लाया जाता है इसकी बिल्कुल सेम फोर्स होती है, सेम इफेक्ट होता है जिस तरीके का इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा जब पार्लियामेंट किसी एक्ट को लेकर आती है। बट ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं दे आर टेम्परेरी इन नेचर। अब अगर आप देखिए, ऑर्डिनेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको अप्रूव किया जाना चाहिए बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ इट्स बीइंग इंट्रोड्यूस। मान के चलिए आज एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको यहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए 6 हफ्ते के भीतर क्या हो जाना चाहिए? पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया जाना चाहिए। वही पार्लियामेंट को रिक्वायर होता है कि वो क्या करे? 6 हफ्ते के अंदर बैठे और इस ऑर्डिनेंस को, जिसको यहाँ पर फ्रॉम व्हेन द ऑर्डिनेंस वाज इंट्रोड्यूस, उसके अंदर यहाँ पर ये तत्काल प्रभाव से सीटेड हो। अब अगर हम ऑर्डिनेंस बनाने की पावर की यहाँ पर बात करें तो देखिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास आपको देखने मिलेंगी। प्रेसिडेंट को पावर कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 1, 2, 3 से, जो कि डील करता है या एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। कब? जब पार्लियामेंट का रिसेस हो। किसके द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि इसके कुछ लिमिटेशंस भी हमें देखने मिलेंगे, जैसे क्या? प्रेसिडेंट प्रोमोगुलेट कर सकता है ऑर्डिनेंस को जब दोनों हाउसेस यहाँ पर सेशन में नहीं होंगे या कोई एक हाउस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों हाउस सेशन में हो और प्रेसिडेंट चाहे तो वो यहाँ पर क्या कर दे? ऑर्डिनेंस ला दे। ऐसा नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कैन नॉट इशू एन ऑर्डिनेंस अनलेस ही और शी इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन इज नेसेसरी। इमीडिएट एक्शन की एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है तब तक वो ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आएंगे। ओके और जो ऑर्डिनेंस यहाँ पर लाया जा रहा है उसका नेचर जस्टिसिएबल होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके की मैलाफाइड इंटेंशन ऑर्डिनेंस लाने के पीछे नहीं होनी चाहिए। ओके इसके लिए आप 38th अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट यहाँ पर रेफ़र करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक रफ आइडिया देने के लिए बता देती हूँ, जब 38 अमेंडमेंट एक्ट आया था तो इसने जो आर्टिकल 1, 2, 3 है इसमें एक नया क्लॉज ऐड किया। कौन सा क्लॉज ऐड किया? इसने क्लॉज ऐड किया क्लॉज 4। ठीक है, ये क्लॉज यहाँ पर स्टेट करता था दैट द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन वाइल प्रोम्यूगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस वाज फाइनल एंड कुड नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड। ठीक है, हालांकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर लेकर आया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 38 को यहाँ पर रिवर्स कर देगा एंड इट मेड दैट द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस यहाँ पर क्या किया जा सकता है? बताइए। यस, इसको यहाँ पर जस्टिसिएबल होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनेंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं होगा किसी भी कीमत में जब तक क्या नहीं हो रहा है? प्रेसिडेंट यहाँ satisfied नहीं है। सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली वन ऑन दो सब्जेक्ट ऑन विच द इंडियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। देखिए, ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहां इंडियन पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती वहां पर ऑर्डिनेंस को नहीं लाया जा सकता है, याद रखिएगा। Ordinance cannot take away any right of citizen that guarantee by the fundamental rights of the constitution. वहीं ordinance ceases to exist if parliament takes no action within 6 weeks. अगर 6 हफ्ते के अंदर ये लोग नहीं बैठते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये सीज हो जाएगा। Then ordinance also stand void if both the house of the passes a resolution disapproving the ordinance. तो जो मैक्सिमम लाइफ है ऑर्डिनेंस की वो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? वो यहाँ पर हो सकती है 6 months and 6 weeks।
ओके अब वहीं अगर हम बात करें गवर्नर के बारे में, तो देखिए गवर्नर को पावर मिलती है आर्टिकल 213 से। यहाँ हमने देखा 123, यहाँ 213 से पावर मिलती है, जहाँ पर वो क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और आइदर ऑफ द टू हाउस इन द स्टेट विद बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। ओके चलिए अब एक बेसिक सा डिफरेंस समझ लीजिए कि ऑर्डिनेंस की जो मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर की, उसमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। क्या कि प्रेसिडेंट की अगर आप बात करेंगे तो ही कैन प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस व्हेन आइदर लोकसभा और राज्यसभा इज नॉट इन द सेशन और बोथ आर नॉट इन द सेशन। वहीं गवर्नर ही कैन प्रोमोगुलेट ऑर्डर व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन। In case of the unicameral legislature, when both legislative assembly and the council are not in the session। वहीं अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की, तो ही कैन रोल आउट एन ऑर्डिनेंस फॉर ओनली दोज मैटर ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। वहीं गवर्नर कैन रोल आउट एन ऑर्डिनेंस फॉर ओनली दोज मैटर ऑन विच स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। बहुत ईजी है। देन अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है दैट हैव द सेम इफेक्ट ऑन द पॉलिसीज एज पार्लियामेंट एक्ट विल हैव। वहीं गवर्नर के एक्ट के पास ऐसा है, यस उनके ऑर्डिनेंस भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रभावकारी होंगे पॉलिसीज पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट हो सकते हैं। हिज ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन ऑन मैटर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो पावर ऑन, द ऑर्डिनेंस स्टैंड नल एंड वॉइड। वहीं अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस कौन करेगा, तो देखिए जो ऑर्डिनेंस है प्रेसिडेंट का, दैट ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम एंड कैन बी विदड्रॉल एनी टाइम। सेम गोज विद द गवर्नर। अगर हम इनके प्रोमोगुलेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट का जो पावर है, हिज पावर टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज इज अ प्री रिक्वेसाइट। वहीं पर अगर हम बात करेंगे गवर्नर की, तो सेम कंडीशन, हिज पावर टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड कौन करता है, आपका चीफ मिनिस्टर, उसकी एडवाइस यहाँ पर प्री रिक्वेसाइट होती है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस दैट यू शुड बी अवेयर विद। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, जहाँ पर यूक्रेन ने कुछ बैटल को यहाँ पर याद किया है। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कंपेयर किया है बैटल ऑफ बैकमट, ये यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, बैटल ऑफ सैरेटोगा, जहाँ पर अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी दे क्लेज्ड अ डिसीसिव विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश इन अक्टूबर 1777। एक फाइट यहाँ पर हुई थी ब्रैंकटन में, जिसने चेंज कर दिया था पूरे वॉर को। अब आपको पढ़ना क्या ज़रूरी है पूरा आर्टिकल, जी नहीं, आपको जानना ज़रूरी है बैटल ऑफ बैकमट के बारे में। देखिए एक छोटा सा मैप यहाँ पर देख लीजिए, ये यूक्रेन है, राइट। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ब्रैकेनमट। सो ब्रैकेनमट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसका आज की ये ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर यूक्रेन और टेरिटरी को यहाँ पर क्लेम करेगा, लेकिन यहाँ पर पीछे आपको कौन देखने मिलेगा, रशिया का कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। सो ब्रैकेनमट एक सिटी है जो कि आपको ईस्टर्न यूक्रेन रीजन में देखने मिल जाएगी, डोनेत्स्क के पास। करंटली अगर हम बात करें तो बैकम इज़ करंटली इन ruins, having been the focal point for Russian assault and the site of dodged defense by the Ukraine military। अगर हम बात करें तो ये जो इंडस्ट्रियल सिटी है, इट इज़ नोन फॉर इट्स सॉल्ट एंड द जिप्सम माइन, यहाँ पर सॉल्ट और जिप्सम माइंस आपको देखने मिल जाएंगे। सो बैकमट कॉन्फ्लिक्ट में आएगा 2014 में, जब रशिया यहाँ पर क्या करेगा, एक जो सेपरेटिस्ट लॉन्च है उसको यहाँ पर पुश कर देगा डोनेत्स्क को कैप्चर करने के लिए, और उसी के बाद जो सिचुएशन है बैकमट की वो यहाँ पर ख़राब होती जाएगी। और नेक्स्ट थी बैटल ऑफ सैरेटोगा, जहाँ पर क्या हुआ था आप देखेंगे, इट ब्रॉट फ्रांस into the war as the American ally। हुआ क्या था, बैटल ऑफ सैराटोगा फॉट होगा 2 स्टेजेस में, ऑन सितंबर 19 और अक्टूबर 7 1777 में इसको किया जाएगा। और ये प्रूव किया, ये एक तरीके से टर्निंग पॉइंट प्रूव होगा इन द अमेरिकन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, because it has the direct impact on the career of General George Washington, and without the victory of Saratoga, American forces would likely not have received critical assistance from the French, and faith
इन द वॉर एफर्ट वुड हैव बीन वीकेंड। सो बैटल ऑफ सैराटोगा आप याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर जजेस के रिक्यूज़ल के बारे में बात की जा रही है, या हिंदी में अगर इसको इजी किया जाए, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इसको देख रहे हैं उनके लिए, न्यायाधीशों द्वारा बहिष्कार। देखिए यूजुअली क्या होता है, जब भी एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है तो एक जो जज होते हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी केस से, ताकि जो परसेप्शन है कि भाई यहाँ पर देखिए जज का यहाँ पर एक इंटरेस्ट था इस पर्टिकुलर केस में और उनका जो निर्णय है ये बायस्ड है, इसमें पक्षपात दिखाई दे रहा है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर रिक्यूज़ल दिखाई देता है। सो रिक्यूज़ल की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली दे आर ऑफ टू काइंड। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार के हमें रिक्यूज़ल दिखाई देते हैं? एक तो हो जाता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक रिक्यूज़ल होता है वेयर अ जज हिमसेल्फ विड्रॉ फ्रॉम द केस, कि भाई एक व्यक्ति, एक जज है जो उनको पता है कि यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, तो वो खुद ही यहाँ से हट जाएंगे। दूसरा होता है जब पार्टी रेस करती है, एक प्ली यहाँ पर लगाई जाती है, हाईलाइट किया जाता है कि देखिए पॉसिबिलिटी है यहाँ पर बायस होने की, यहाँ पर या फिर जज का कोई पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में है, तब यहाँ पर एक दूसरे तरीके का रिक्यूज़ल आपको देखने के लिए मिलेगा। सो नाउ द क्वेश्चन कम कि भाई रिक्यूज़ल जजेस आखिर करते क्यों हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया, जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जब भी हितों का टकराव होगा, तो कोई भी जो जज है वो यहाँ पर हियरिंग से पीछे हट सकता है, ताकि इस तरीके की कोई भी धारणा ना आए, इस तरीके का कोई माइंडसेट लोगों के अंदर नहीं आए कि ऐसा डिसीजन लेते समय जो जज थे उन्होंने किसी भी तरीके का बायसनेस किया है, किसी भी तरीके का पक्षपात दिखाया है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब हो सकता है? देखिए इसकी कुछ कंडीशंस आपको देखने मिल जाएगी। एक तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, ऐसे मामलों में शामिल जहाँ पे किसी भी एक पार्टी के साथ पार्शली या पूरी तरीके से कोई पर्सनल रिलेशन हो, ठीक है, या किसी एक मामले में, मतलब जब जो भी मामला यहाँ पर शामिल किया गया है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, वहाँ आप देखेंगे जो शामिल पक्ष हैं उसमें से किसी एक के लिए यहाँ पर पहले डिसीजन दिया जा सका हो, या फिर जो लॉयर्स हैं या जो नॉन लॉयर्स हैं उनका एक वन साइडेड होना, या किसी ऐसी कंपनी में जिसमें भाई किसी ऐसी कंपनी का मामला सामने आ गया हो जिसमें जजेस के खुद शेयर हो और वो अपने हित मतलब जो उनका प्रॉफिट है उसको यहाँ पर वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे में भी वो यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्यूज़ कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वहाँ पर जजेस क्या कर सकते हैं, अपने आप को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आप देखेंगे, एक ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नेमा जुडेक्स इन कॉसस हुआ। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी को भी अपने मामले में क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बायस्ड हो जाएंगे और जो कि किसी भी लॉ के एक जो बेसिक प्रिंसिपल है उससे अपोज्ड रखता है। वहीं दूसरी बात आप यहाँ पर करेंगे तो एक निष्पक्ष या एक भरोसेमंद प्रणाली होती है उसको यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहिए, जहाँ पर आप देखेंगे सेस्विक्स जस्टिस की बात की जाती है, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई जो इंटरेस्ट है उनका टकराव नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो किसी भी जज को यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि हटने के क्या क्या आधार हो सकते हैं, नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रोसीजर है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें न्यायालयों में एक तरीके की लिस्ट है कि कैसे ऐसे कौन से मामले हो सकते हैं जहाँ पर इन्हें अपने आप को क्या करना है, सॉरी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एक ऑटोमेटिक हो जाएगा और एक तरीके से हो जाएगा जहाँ पर प्ली लेके जाएगी। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें जहाँ पर एक बहुत सारी लिस्ट है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ इस तरीके का कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रिटन लॉज नहीं है। इसको पूरी तरीके से जो जजेस हैं उनके कॉन्शियसनेस पे छोड़ दिया जाता है कि दे कैन डिसाइड कि उनको किस तरीके के केसेस से यहाँ पर बाहर रहना है। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई जज हटने से मना कर दे। जी हाँ, सुनवाई से हटने या नहीं हटने का जो डिसीजन है वो किसी भी जज
के द्वारा अलग से करने का अनुरोध किए जाने के बाद किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहाँ पे जो जजेस होते हैं उन्होंने किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने पर भी अपने आप को सिर्फ इसीलिए अलग कर लिया है क्योंकि इस तरीके की डाउट बताए गए थे कि ऐसे मामले जहाँ आएंगे वहाँ पर ये बायस हो सकते हैं, जिसके लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा जस्टिस यू ललित जी का मामला। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में जो हमारे न्यायमूर्ति थे यू ललित जी, उन्होंने खुद को क्या करा था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से अलग कर दिया था। क्यों? जब पार्टियों ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि वह मामले से संबंधित एक तरीके का पहले भी एक आपराधिक मामला हो चुका है जहाँ पे वो क्या हुए थे, एक लॉयर, एक एडवोकेट के रूप में प्रेजेंट हुए थे, तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाए, इसीलिए यू ललित ने अपने आप को क्या करा था, इस मामले से अलग रख लिया था। इन अ सिमिलर केस इन 2019 जो हमारे अगेन अरुण मिश्रा जी थे, उन्होंने क्या करा, 2013 का जो लैंड एक्विजिशन का केस हुआ था, यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, अपने पुराने एक फैसले की जांच के लिए फिर से जांच कराने के लिए बुलाई गई। जो पहले इन्होंने एक डिसीजन दिया था उसके अपोज जाते हुए फिर से एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, वहाँ से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। अभी कोई ऐसा केस है जहाँ पर ऐसा हो रहा है? जी हाँ, जज लोया केस हम देख सकते हैं, जहां 2018 में जज लोया केस में जो पेटिशनर थे उन्होंने बेंच से सुप्रीम कोर्ट के जजों को अलग रखने की मांग की थी, जहां पर अदालत ने बोला था कि वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। देन असम का डिटेंशन सेंटर का मामला, जहां पर 2019 में जो उस समय के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई को असम के डिटेंशन सेंटर में कैदियों की जो कंडीशन थी उसके बारे में एक पिटीशन यहाँ पर दायर की गई थी, उसकी सुनवाई करनी थी और उनसे कहा गया था कि वो यहाँ पे खुद को अलग रखने के लिए कहा गया था। ठीक है, वहीं जो इसी मामले में जो रंजन गोगोई उन्होंने कहा कि वो एक न्यायाधीश की सुनवाई से अलग होने की मांग नहीं कर सकता। अदालत ने हालांकि इसमें ये बोला कि देखिए कोई बहुत सारे जो जुडिशियल काम होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी हार्डशिप्स आ जाती हैं जो हमें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन इसमें निष्पक्ष निर्णय आने के जो चांसेस होते हैं वो आपको यहाँ पर रखने चाहिए। एक चीज़ आप याद रखिए, कोई कॉडिफाइड रूल नहीं है गवर्निंग रेस्क्यूअल का। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो दे हैज़ ओवर टाइम आउटलाइन वेरियस फैक्टर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1987, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द जजेस कि वो क्या रहें, ईमानदार रहें और अपनी जो डिसीजन है उसके ऊपर ध्यान दें। वहीं स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस शिवानंद पाठक 1998 केस भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर डिफाइन किया गया था ऐसी कंडीशन को, कंडीशन ऑफ माइंड, जहाँ पर जो जज हो जाता है वो इनकैपेबल हो जाता है किसी पर्टिकुलर केस में जब उसे कोर्ट में एक्सप्लेन किया जाता है। वहीं इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स 2019 का केस, जहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट held judges who had rendered only decision in a smaller combination is not disqualified from being part of the larger bench to which our reference is made। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देखेंगे। चलिए आज के लास्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। बहुत छोटी सी न्यूज़ है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखिए लगातार चीतास की डेथ को देखते हुए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है जो कि एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर बनाई गई है जो क्या करेगी, जो नाम्बिया से ट्रांसलोकेट करके चीता लाए गए थे कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, उनको यहाँ पर वॉच आउट करेगी और देखेगी कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो ये कमेटी को हेड कौन करेगा? इट विल बी लेड बाय द राजेश गोपाल। ठीक है, तो आप याद रखेंगे राजेश गोपाल कमेटी का संबंध किससे है, तो ये है चीता प्रोजेक्ट से संबंधित है। उनकी जो डेथ हो रही है अभी रिसेंटली, कब की भी यहाँ पर डेथ हुई थी, उसको यहाँ पर देखने के लिए, फील्ड विजिट करने के लिए और क्या प्रॉपर उपाय लिए जा सकते हैं उसको देखने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, इट इज़ दी राजेश गोपाल कमेटी। चलिए, तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप यहाँ पर आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.